बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम मईशत और सियासत के एक और प्रोग्राम के साथ जावेद मसूद ताहिर भट्टी। मुल्क की हमारे जो मसाइल हैं उनको देखते हुए और मुल्क के जो हमारे लोग जो इस पर नज़र रखने वाले हैं उनसे हमारी हमेशा कोशिश होती है कि रब्ता करें और उनसे मुल्क के मफाद में मुल्क की तरक्की के लिए क्या आरा दे सकते हैं, जिस आरा पे पेश नज़र रख के हमारे माशरती, माशी और सियासी मसाइल में क्या बेहतरी लाई। हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ साहबान जनाब बुखारी साहब की सिद्धांत के मौजूद बताई गई हैं। पाकिस्तान टैक्स बार के वाइस प्रेसिडेंट, इस्लामाबाद रावलपिंडी टैक्स बार के प्रेसिडेंट रहे। और हर वक्त आप इनको टी वी पे देखते हैं, मुख्तलिफ टी वी प्रोग्राम में आते रहते हैं। एडवोकेट हाई कोर्ट बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट है और माशाल्लाह वसी तजर्बा रखते हैं, लीगल, सोशल और इकनॉमिक मामलात पे कैरियर रखते हैं। उनसे हम इंशाल्लाह करते हैं। जैसे हमारे आज हमने तालिब इल्म है और एक टैक्स से मुतल्लिका कवानीन पे नज़र रखने वाली फैमिली है, इनके माशाल्लाह इनका तजर्बा भी है। आप अपना तारुफ, मेरा ख्याल है कि आपसे तारुफ से शुरू कर दें। कहाँ से आपने? मेरा नाम सैयद अली अब्बास है और मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB कर रहा हूँ। माशाल्लाह कर लिया या अभी करना है? नहीं, अभी बस चल रहा है। ये इतना सही मेरा कोई तारुफ है। नहीं, आपने कैसा पाया? आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन क्या पढ़ते रहे, कैसा जी, पाया? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का जो लॉ है, मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो मैं तो अपने दोस्तों को और भाइयों को भी यही कहता हूँ कि अगर मेरे जैसा बच्चा कोई यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का लॉ कर सकता है ना और A लेवल कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। अल्लाह ताला कामयाब करे आपको, अल्लाह ताला पर आते हैं आपकी तरफ। तो जनाब शाह साहब, आप माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आजकल कहा ही जाता है अमूमन जो टीवी के प्रोग्राम्स और जितने हमारे माहिरीन हैं और तज्जिया निकार हैं वो ये कहते हैं कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, सियासी हालात बहुत ख़राब, माशी तौर पर हम उसकी तरफ जा रहे हैं और गिरते जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये देखे बगैर कि दुनिया में जो अक़वाम जिन्होंने तरक्की की वो बहुत ही नीचे से ऊपर उभर के आई है। जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और फिर सेकंड वर्ल्ड वार के बाद अतवी तौर पे वहाँ इतनी आबादी भी कम रह गई, नौजवान नस्ल ख़त्म हो गई, जवान सारे ख़त्म हो गए। लेकिन उसके बाद देख लें कि जर्मनी इतनी जल्दी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यही हालत जापान की थी जो अभी तक तावान जंग तक यूरोप पूरे की। और इसी तरह से यूरोप के बाकी माने चले जो अलाइड फोर्सेज में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, उनकी पोजीशन मुख्तलिफ थी कि वो विनिंग पार्टी। लेकिन जिन ममालिक ने जंग में शिकस्त खाई और उनके हालात भी इकोनॉमिकली, सोशली, सियासी तौर पर इतने ख़राब थे, अब वो माशाल्लाह मुल्क के, दुनिया के उन ममालिक में हैं जो हमें नज़र आता है कि वो उनके सोशल स्ट्रक्चर भी मजबूत है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी मजबूत है। तो आप हमारे मुल्क में तो इस किस्म का कोई अल्लाह का करम है, हमने भी इन पिछले 76-70 साल में जंगें भी हुई हैं। हमारा मुल्क का आधा हिस्सा जो है मशरकी पाकिस्तान जिसको क्या बांग्लादेश की शक्ल इख्तियार कर गया। तो आप क्या समझते हैं सर कि उसके बावजूद हम माशाल्लाह सर्वाइव भी कर रहे हैं और मुल्क तरक्की की राह पे है, यहाँ की एक नौजवान नस्ल, मजबूत नौजवान नस्ल ही मौजूद है। इसके बावजूद ये इन ख़तरात का इज़हार क्यों किया जाता है और मायूसी का इज़हार क्यों किया जाता है? इसकी आप हर वक्त जवाब देते रहते हैं और इसकी अब मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए आप क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, आपने मुझे मौका दिया इस फोरम से बात करने का। देखें, आपने मुआशी हालात की बात की है। सन 47 से लेके आज 2024 हो गए हैं और पाकिस्तान की उम्र कमो बेश 77 साल हो चुकी है। 77 साल तारीखों में देखा जाए तो बाज़ औक़ात ये 77 दिन के बराबर है। अगर आपने नौजवान, क्योंकि हमारे साथ एक तशरीफ़ फरमा है, इनको अगर हमने हौसला देना है और हिम्मत देनी है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं फैलानी, तो तारीख पे नज़र मारें तो ये 77 साल बाज़ औक़ात तो 77 दिन के बराबर रहते हैं। कौमों को बनने में, बिगड़ने में, तबाह होने में और फिर दोबारा उठने में बाज़ औक़ात 100, 200, 300 साल का अरसा है। लेकिन अगर हम इसको क्रिटिकली थोड़ा सा एनालाइज करें तो कुछ कौमें हमने 10 से 15 साल में बनती भी देखी हैं। पाकिस्तान के शायद 2 साल के बाद चाइना आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के आसपास ही बाकी कुछ और ममालिक हैं जो आज़ाद हुए और उसके बाद उनकी तरक्की की शरह और उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट का कोई सानी नहीं है। सबसे बड़ा एक इकोनॉमिक जाइंट जो हमारी दीवार के साथ है चीन, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है 1.5 अरब आबादी के साथ। बात यह है कि आप इस बदहाली और ज़बूहाली को जब कभी आज के तनाजुर में देखेंगे तो ये ज़्यादती है वक्त के साथ भी और तारीख के साथ भी। पाकिस्तान जब बना, मैं अवाइल की
چیزوں کو سکپ کرتے ہوئے آ جاتا ہوں آپ کے 70s کی ایرا میں. 70s کی ایرا کے اندر آپ کے ذوالفقار علی بھٹو ایک ایمرجنگ سیاستدان کے طور پہ ابھرے, لیکن المیہ یہ ہوا کہ ایک دوسرا ایمرجنگ سیاستدان جس کے اوپر بعد میں کئی الزامات بھی لگے اور کچھ ثابت بھی ہو گئے اور سارا کچھ, مشرقی پاکستان کا ہیرو. ان دو ہیرو کی لڑائی نے یہ کیا کہ ملک کو دو لخت کر دیا, اور کیونکہ وہ دو لخت ہونے کی ایک بڑی جسے کہتے ہیں معروضی وجہ یہ بھی تھی کہ نقشے میں دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی تھے. لیکن اگر انگریز کی تقسیم کو دیکھیں تو انگریز کیونکہ ہم سے ہر وقت 100 سال آگے رہا ہے, تو اس نے تقسیم تو بڑی یونیک کی تھی کیونکہ انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا تھا سائز میں. تو انڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے دو مسلم سٹیٹس, ایک پاکستان کے نام کے ساتھ, اس کے لیفٹ اور رائٹ پہ, اور بیک سائڈ پہ اس کے چائنا. جو آپ کا برٹن ہے یا امریکن گورا ہے نا, وہ آج پلاننگ کرتا ہے 2024 چل رہا ہے نا, تو اس نے پلاننگ 2124 کی ہوئی ہے کہ آج سے 100 سال کے بعد کیا کیا آئے گا سامنے اور کیا کیا ہوگا. تو ایک تو یہ تقسیم تھی. پھر ایک آپ کا مارشاء اللہ آ جاتا ہے 1979 میں, اس کے بعد جنرل ضیاء کا ایک 11 سالہ طویل دور شروع ہوتا ہے 77 سے 88 کے درمیان. تو اب اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ بولنے پہ پابندی, بات کرنے پہ پابندی اور ان چیزوں کے اوپر سختیاں کی. اللہ اللہ کر کے دوبارہ بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی لیگیسی کو لے کے آتی ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو. تو ہم نے دیکھا کہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر 10 لاکھ لوگوں کا اجتماع تھا. کم اور زیادہ ہو سکتا ہے جو بھی کہا جائے, لیکن عوام نے انہیں پذیرائی دی. ہمارا ملک بنا تو بیسیکلی ڈیموکریسی کے لیے, لیکن ڈیموکریسی میں میچور ابھی تک نہیں ہوا. اب میچورٹی کی آپ کو میں بات کروں, جب 88 میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو اس ٹائم میاں محمد نواز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے, اور پہلے وہ خیر پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, اس کے بعد وہ اپوزیشن لیڈر بھی بنے. تو وہ اکھاڑے والی سیاست ہم نے دیکھی, میری باری تیری باری, جس کو آنے والی تھرڈ فورس نے پھر کیش بھی کیا. اس میں آگے چل کے آؤں گا. ہوتا کیا ہے کہ 2.5 سال ایک حکومت کرتا ہے تو ایک اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے ہٹاؤ. وہ کہتا ہے 4 جلسے کرو, ہٹا دیتا ہوں. وہ 4 جلسے ہوتے تھے, حکومت ہٹ جاتی تھی. یہ 88 پھر 90 پھر 93 پھر 96 پھر 98 الٹیمیٹ آ گیا, اور پھر ایک طیارہ سازش کیس کے بعد ایک اور طالع ازمہ جنرل پرویز مشرف آ کے اقتدار پہ براجمان ہو جاتا ہے, اور پھر وہ بھی اپنے پورے 10 سال آب و تاب سے گزارتا ہے. اچھا, اس دوران ان دو سیاسی پارٹیز کو, جو میجر سیاسی پارٹی تھی, میں اس لیے آپ کا یہ پروگرام ہے کہ اکانومی نتھی ہے آپ کی سیاست کے ساتھ, اکانومی آپ کی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہوتا کیا ہے کہ 2004-05 میں ان دونوں کو عقل آ جاتی ہے اور یہ لنڈن میں بیٹھ کے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں. اگر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اپلائی ہو رہا تھا, لیکن افسوس صد افسوس کچھ ایسے شرارتی سوچیں, کچھ ایسی باقیات جنرل مشرف کی جنہوں نے یہ خواہش کی کہ نہیں, ان دونوں کو تو حکومت نہیں دینی, ان کو تو نہیں دینی, ہم نے ایک تھرڈ فورس لانی. اس صورتحال میں بانی تحریک انصاف لانچ ہوتے ہیں 2009 میں. میں آپ کو اپنا سچا واقعہ شیئر کرتا ہوں. میں اور میرے بڑے بھائی ہیں توقیر بخاری, وہ بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. ہمارا آفس ہوتا تھا اسلام آباد I-9 میں. ہم پشاور روڈ سے جا رہے تھے تو یہاں پہ چوڑ چوک ایک جگہ کا نام ہے, چوڑ چوک. ادھر گزرتے ہیں تو کچھ ڈھول والے اور کچھ لوگ کھڑے ہیں, 50 یا 100 مزدور بیٹھے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں ادھر کا مشہور زمانہ پلاؤ کباب ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اشارہ تھا, ادھر سگنل تھا, میں نے بریک لگائی تو بندے ایک نے مجھے کہا آپ دیکھ نہیں رہے عمران خان خطاب کر رہے ہیں؟ تو میں نے اس وقت یک جنبش ایک لفظ کا, میں نے کہا یہ دوسرے نوابزادہ نصر اللہ خان بننے جا رہے ہیں. کوشش کر رہے تھے, جدوجہد کر رہے تھے, انتہائی گراس روٹ سے چلے, نہیں لفٹ مل رہی تھی کہیں سے. مشرف کو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 150 سیٹیں ہیں. مشرف کے ADC ہیں, انہوں نے جب انکوائری کرائی, اپنی ویریفیکیشن کی, تو انہوں نے کہا نہیں سر یہ 1 سیٹ سے زیادہ تو نہیں لے سکتے. خیر پھر ہم نے وہ دن دیکھا کہ 2011 میں انقلاب آتا ہے لاہور میں, نعرے پاکستان میں. نادیدہ قوتیں لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں. یہ میں آپ کو ایک نیوٹرل انالیسس دے رہا ہوں وداؤٹ پریجوڈس. اچھا, اب وہ 50,000 تھا یا 50 کروڑ افراد تھے مینار پاکستان میں. ادھر لفظ تبدیلی کے ساتھ ایک نعرہ لے کے چلا جاتا ہے, کرپشن 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 کا نعرہ لے کے چلا جاتا ہے. اور وہ 2011 میں جنرل شجاع پاشا, آج کل ایک بہت بڑا شکرہ زد میں آیا ہوا ہے آپ کی آرمی کے جنرل فیض حمید, تو یہ کچھ شکرے پیچھے بھی گزرے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ اگر پری ریٹائرمنٹ اور پوسٹ ریٹائرمنٹ فیلڈ کورٹ مارشل, جنرل مارشل ہو سکتا ہے, تو ان کا بھی دیکھا جانا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ جی اس کو پروموٹ کرنا ہے. بانی تحریک انصاف کو 2011 سے لے کر 13 تک, اور پھر ایک ہمارے مذہبی شخصیت ہیں طاہر القادری صاحب, وہ بردر بنتے ہیں, ان کے دوست بنتے ہیں, اور ان کا پہلا پینا فلیکس پنڈی اسلام آباد لاہور کراچی کے چوراہوں پہ لگتا ہے, سیاست نہیں ریاست. ایک بڑا پیارا وہ لفظ دے دیا, سیاست
سیاست نہیں ریاست. دیکھا کہ یار یہ کیا مانی ہے. وہ مانی ہمیں دھرنے کی شکل میں 2013 کے الیکشن کے بعد نظر آئے کہ جو 2014 کے اوائل میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان کی, انہوں نے اکتوبر 2013 میں جب مجھے یہ کہا کہ حکومت جا رہی ہے, تو میں نے کہا پتہ نہیں ان کا کیا کلبلی آئی ہے کہ ابھی مئی جون میں الیکشن ہو رہے ہیں, 4 مہینے بعد کہتے ہیں حکومت جا رہی ہے. انہوں نے کہا جا رہی ہے. اچھا اسٹیبلشمنٹ کیونکہ اعلی کار تھا یہ سارا سیٹ اپ جو لانے میں, تو انہوں نے کیا کہ 2013 کے الیکشن میں وہ 4 پنکچر 40 پنکچر یہ تماشا, پھر سپریم کورٹ کا کمیشن میں بننا کہ منظم دھاندلی ثابت نہیں ہوئی, فلاں نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, کرتے کرتے سر 13 14 15 16 17 18 تک آپ کا ملک انسرٹینٹی سے گزرتا ہے. اگر میں زرداری کا دور لے آؤں 2008 کا, تو آپ اپنے چیف جسٹس کو نہیں بلا سکتے سنہرے حروف میں لکھے نام یا جو بھی چودھری افتخار صاحب کا, کہ وہ ہر روز صبح زرداری کو اتارنے کے لیے بیٹھتے تھے لیکن شام کو سلپ ہو جاتی تھی کوئی چیز, تو پھر ہم سوچتے تھے اب کل صبح آصف زرداری اتر جائے گا. وہ 5 سال اس طرح گئے, نون لیگ کے یہ 5 سال اس طرح گئے, پھر اللہ نے کرم کیا کہ تبدیلی آ گئی اور 2018 میں آپ کے الیکشن ہوئے. ہم نے سکھ کا سانس لیا کہ چلیں اب پسند کے لوگ آ گئے ہیں, اب کچھ بہتری ہو جائے گی. 18 چلتا ہے, 19 چلتا ہے, 20 چلتا ہے, واللہ عالم نہیں سمجھ آئے کل کے چور آج کے فرشتے, کل کے فرشتے آج کے چور. یعنی یہ ہمارے ملک کے ساتھ جو بھی ہوا یہ ایک کہہ لیں گھنونا فیل ہوا. اب جو صورتحال ہے, ایک ضرور کریڈٹ جاتا ہے ہماری لولی لنگڑی جمہوریت کو کہ ہم نے یہ بانی تحریک انصاف کو جو ہٹایا وہ کانسٹیٹیوشنل وے سے ہٹایا, یعنی عدم اعتماد لا کے جیسے بھی جوڑ توڑ کر کے وہ لائے اور کیا. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ میں نے آپ کو 2070 کو چھوڑ دیں, 1970 کو 2008 سے 24 کے درمیان یہ 16 سال کا ایریا. بھٹی صاحب آپ مجھے بتا دیں کوئی ہفتہ مہینہ ایسا گیا ہے کہ آپ کو انسرٹینٹی سے خالی لگا ہو؟ آپ کو کوئی ایک ہفتہ مہینہ ایسا لگا کہ سسٹینیبلٹی ہے؟ نہیں. آج بھی وہی پوزیشن ہے. ایک دم سے ولاگ آتا ہے بانی تحریک انصاف جمعرات کو رہا ہو رہے, اچھا وہ کھلبلی مچ جاتی ہے. انہوں نے انکار کر دیا معافی مانگنے سے, یہ کر دیا. اب امریکہ کا صدر ٹرمپ آئے گا تو تب یہ ہوگا, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہوگا تو پھر دیکھنا. یعنی انسرٹینٹی. میری گزارش ہے صحافتی حلقوں سے بھی, رپورٹر دوستوں سے بھی, ٹھیک ہے آپ کے ولاگ 1 گھنٹے میں 10,000 20,000 ویو اٹھا لیتے ہیں, لیکن یہ کل کائنات نہیں ہے. ویوز اٹھا لینا اور یہ چیزیں کر لینا یہ معنی نہیں رکھتا. یہ ملک بھی کسی چیز کا نام ہے. یہ نوجوان نسل ہے, ہم نے انہیں ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں دینی, ہم نے انہیں حوصلہ دینا ہے, کیونکہ ہماری پیڑھی نے اس ملک کو بگاڑا ہے. یہ ہمیں کنفیشن کرنا چاہیے. جو ایرا 70 سے لے کر آج تک آیا ہے اس ملک میں بگاڑ زیادہ پیدا کیا گیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے باوجود لنگڑی لولی جمہوریت نے اپنی جگہ کام کیے ہیں, اپنی جگہ ملک کی خدمت کی ہے. حل اس ملک کا جو ہے وہ جمہوریت ہی ہے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. آپ آج تک ٹیکس کیوں نہیں لے سکے؟ آج تک آپ کے ٹیکس کا نظام بہتر کیوں نہیں ہو سکا؟ ٹارگٹ آپ نے اس دفعہ 13,900 رکھا ہے. نو ڈاؤٹ یہ ٹارگٹ ضروری ہے سر. ہم نے بھیک نہیں مانگنی, ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے. ہمارا ریٹیلر سیکٹر سب سے بڑی ٹیکس چوری میں انوالو ہے. وجہ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ اگر میرا کوئی ریٹیلر دوست سنے گا, ہمارے دوست بھی ہیں بہت پیارے, سیاسی طور پہ ہم ملتے بھی ہیں, تھوڑا سا ٹھنڈے الفاظ میں کریں اس کو, بجائے اس کے کہ وہ چوری نہیں کر رہا بلکہ مجبور ہے. ان کو کیا کریں؟ ڈر خوف اتنا ہے ان کو ذرا سپورٹ کرتے ہوئے کیا. امپورٹر اور مینوفیکچرر 2 مین رجیم ہوتی ہیں جہاں سے آپ کی صنعت کاری چلتی ہے اور ٹریڈ چلتی ہے نا. وہ کلوز ہوتی ہے اینڈ یوزر کی خریداری پہ, اور اینڈ یوزر خریداری کرتا ہے ریٹیل اینڈ سے. ٹھیک ہے, یہ اوپر سے آپ کا ٹیکس کا نظام ایکسٹرا سکریو ٹائٹ ہے. آپ کی کیوں انڈسٹریلائزیشن ڈسکریج ہوئی؟ آپ کی انڈسٹری یہاں سے بنگلہ دیش کیوں شفٹ ہوئی؟ آپ کی انڈسٹری ختم کر کے چائنا سے بنا بنایا مال لا کر ادھر صرف جوڑ کے بیچنا کیوں شروع کر دیا کہ انڈسٹری چلانا مشکل ہو گیا. ٹیکسیشن سخت, لیبر ڈپارٹمنٹ سخت, سوشل سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹ, ایکسائز ڈپارٹمنٹ, بورڈ ٹیکس, 36 ادارے ہیں جو ایک فیکٹری والے کو آ کے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, آسانی جو ہے ملی ہوئی ہے وہ ریٹیل سیکٹر کو ہے. ریٹیل سیکٹر اس پائپ لائن کا آخری وہ ایگزٹ ہے جہاں سے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور پھر ڈیٹا ملتا نہیں ہے. دیکھیں 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت کا ایک بڑا احسن اقدام تھا. انہوں نے سیلز ٹیکس ایکٹ میں سیکشن 23(1) میں ایک امینڈمنٹ کی تھی CNIC کہ کوئی سیل بغیر شناختی کارڈ کے نہیں ہوگی. آپ بلیو کریں میں اس کا کرٹک تھا پہلے. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کو آپ سیکٹر وائز سٹارٹ لیں تاکہ ایک دم سے اکانومی نہ بیٹھے, ایک دم سے مہنگائی کا جن بوتل سے نہ نکل جائے. آپ کو یاد ہوگا 2019-20 میں جب یہ CNIC سٹارٹ کیا گیا, چینی 59 روپے kg تھی, ایک دم 90 روپے پہ چلی گئی. اسی طرح آٹا, اسی طرح دالیں اور باقی چیزیں بھی گئیں.
एक खौफ पैदा हुआ ताजर में। तो वो इंटरनेशनल ग्लोबलाइज फिनोमेना नहीं है, ये तो महंगाई, इस तरह की जो महंगाई है तो वो तो पूरी दुनिया में रेट आपको हर चीज़ के वो कम्पीट भी कर रहा है ना अपनी दुनिया में, वो भी हिस्सा है। लेकिन हमारे जुल्म ये हुआ कि आज आपका मिनिमम पे स्केल तो इन्होंने 32, 36, 40 जो भी किया है, लेकिन आप ये देख लें कि इसमें सर्वाइवल मुश्किल है, महंगाई की शरह। और ये मैं अक्सर कई दफ़ा जो बहुत ज़्यादा नाकदीन है ना, जो कि बिल्कुल इंडियन चैनल की तरह व्लॉग्स करते हैं कि पाकिस्तान कल तबाह हो जाएगा, परसों तबाह हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मैंने इसलिए माजरत के साथ कहा कि इंडिया की ये ख्वाहिश होती है, इंडियन जो बैठते हैं वो बैठ के, तो जाहिर है हमारे वो हरीफ हैं, हमारी उनकी राइवली चल रही है तो वो करते हैं। तो वो व्लॉगर से मेरी गुजारिश है कि ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैं आज अगर आपको एक एक्सेल शीट पे ड्रॉ करके बताऊं कि इंडियन रुपी इस वक्त इतने का है और उधर गंदम इतने की है, इंडियन रुपी इतने का है और उधर चीनी इतने की है, पाकिस्तानी रुपी, क्योंकि हमने डॉलर से कंपेयर तो करना है, मजबूरी है, इंटरनेशनल करेंसी है, तो उससे आप करेंगे तो इवन पाकिस्तान की कंडीशन बेहतर है इंडिया से। लेकिन ये नहीं बताया जाता, यहाँ सिर्फ ये बताया जाता है कि फ़लाँ चीज़ 100 रुपया बढ़ गई, पेट्रोल 10 रुपये बढ़ गया, फ़लाँ चीज़ होगी, बिजली का 6 रुपये यूनिट बढ़ गया। यानी इस तरीके से डिप्रेस किया जाता है कि आपकी कौम को, ये ऐसे ही नहीं मजबूर हो के रियासत को फायरवॉल और इंटरनेट की बदनामी अपने गले लेनी पड़ रही है, वो इन लोगों को कर्टेल करने के लिए कि आप फेक इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं, कंस्ट्रक्टिव बात करें, मुल्क को बनाएं। मैं अगर इजाज़त दे तो होता, आज आपने ये सारी गुफ्तगू से आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात में? आप माशाल्लाह अपने स्टूडेंट के साथ भी आपकी डिस्कशंस होती है, अपने असातिज़ा के साथ भी डिस्कशंस होती होंगी, तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सिनारियो में, जैसे शाह साहब ने फरमाया कि डेमोक्रेसी हमारे लिए हुआ, तो आप क्या समझते हैं क़यादत की कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या क़यादत को चेंज होते रहना? जैसे देखें ना, चाइना में जब तक ख़त्म नहीं होता वो प्रेसिडेंट रहते हैं, रशिया के भी जो मौजूदा प्रेसिडेंट है लगातार चले आ रहे हैं, मलेशिया ने अगर तरक्की की तो महातिर मोहम्मद इतना अरसा तक कंटिन्यूस प्राइम मिनिस्टर रहे। तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी और कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी। दूसरी तरफ आप ये भी नज़र में रखें कि बांग्लादेश में पिछले 20 साल से वो सियासत में रही, लेकिन इसके बावजूद, अब 15 साल तो प्राइम मिनिस्टर रही, इसके बावजूद उनको भागना पड़ा मुल्क से। तो आप क्या समझते हैं इस सिनेरियो में, कुछ कह सकते हैं आप? इस सिनेरियो में तो मैं ये कहूँगा कि हमारा क्योंकि गवर्नमेंट है और ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में आती है, और ये आप समझते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक है, ये कंसिस्टेंसी ऑफ लीडरशिप ठीक है? डेमोक्रेटिक बेहतर है, लेकिन उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उस पर फिर कंसिस्टेंसी हो नहीं सकती ना, वो तो एक जैसे हर 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। 5 साल तो है ना हमारे पास, लेकिन वो पूरे नहीं होते ना, ये कह रहा हूँ। आप ये समझते हैं कि पार्टी बेहतर कर सकती है या लीडरशिप बेहतर कर सकती है? मैंने वो मिसाल आपको दिया ना, महातिर मोहम्मद चाइना के प्रेसिडेंट हैं, माओ ज़ेडुंग रहे, चौ एन लाई रहे, मौजूदा भी इतने अरसे से हैं। उसके बाद आया हमारी शख्सियत पसंदाना कौन है कि अगर हम नवाज शरीफ के फॉलोअर हैं तो उसके हैं, इमरान खान के हैं तो उसके हैं, कि आया हम हयात इनको बुत बना के रख लें तो शायद निज़ाम चल जाए। अब इसमें दोनों के प्रोज एंड कॉन्स भी देखे जा सकते हैं ना, कि अगर आप कहते हैं कि एक ही पार्टी रूल करे, उसमें यह है कि नुकसान ये है कि वो फिर उसको मोटिवेशन या फिर उसके लिए कोई ऊपर पावर नहीं होगी, या उनको कोई डर नहीं होगा कि हम चेंज हो सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर चेंज होने का डर हो तो फिर यही होता है कि डिलीवर करें, बेहतरी करते हैं, कुछ डिलीवर करें। शाह फिर आप इस बात है, मैंने जो ये मिसालें दी दुनिया में, अब देखें बरतानिया में भी शाही बादशाह का भी एक इंस्टीट्यूशन मौजूद है उनको सेंट्रलाइज रखने के लिए, जापान में भी सेंट्रलाइज रखने के लिए, यूरोप के भी कई ममालिक में वो बादशाह भी मौजूद है अपनी जगह, जो उनकी यानी सेंट्रल सोच को मजबूत। अच्छा, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि मुसलमान है तो हमारे पास इस्लाम होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो डिस्प्यूटेड इस्लाम है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ शिया, सुन्नी, वाबी, बरेलवी और अहले हदीस और इतनी ब्रांचेज हैं, और उनको ही वो आपस में ही क्या वो अपने जो यानी जो शिया है वो शियों की आपस की भी इत्तेहाद नहीं कर सकते, इसी तरह से जो बरेलवी हैं बरेलवियों के आपस में वो। तो इस पैराए में देखते हो आप क्या समझते हैं लीडरशिप का? आपने बड़ी प्यारी बात टच कर दी। हम बड़े सगीर जिस हिस्से में हम पले बड़े पैदा हुए और नस्लें चलती आई हैं, इधर फैमिली ओरिएंटेड अट्रैक्शन है, जो तो हर जगह है ना,
वो मिसाल थी ना, वहाँ भी तो बादशाह है, जापान में बादशाह बैठा है, बरतानिया मलिका बैठी है। ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन के अंदर आपका जो उनका नया वजीर आज़म आता है उससे पहले नाम ही नहीं सुना होता उसका, ना कभी टीवी पे ये आता है कि ये उसका भांजा है, उसका बेटा है, ये उसका पोता है, नहीं होता। माँ सवाए सीनियर बुश और तो इट्स गुड, ये अच्छी बात है, उससे कोई डेवलपमेंट तो ये हो रही बात, वो भी तो भाई की तरफ जा रहे हैं। सीनियर बुश और जूनियर बुश को छोड़ के अमेरिका को भी देख लें तो हमें ये नहीं मिलता कि ये जो अब सदर बाइडन आया है ये फलां वाले सदर का पोता है या बेटा है। अच्छा हुआ क्या कि वो वाले माशरे हैं डिवाइड वाले, यानी कि उसके अंदर बच्चा जवान हुआ, शादी हुई, वो इंडिपेंडेंट हो गया, उसका माँ बाप के घर से कोई नहीं। हम रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, हमारे घर में एक वडेरा होता है, वो फैसले कर रहा होता है और बाकी सारे ताबे होते हैं और उस पर अमल कर रहे होते हैं। अब आप मिसाल ले लें, बेशक वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ले लें, तो आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम से पीपल्स पार्टी इंटैक्ट है, क्योंकि भुट्टो के लवर आज भी मौजूद है। नवाज शरीफ आते 88 में और IGI के सहारे, और उन्होंने जब आके वो कोट उतारा डिक्टेटरशिप का और खैराबाद किया और जमहूरी माइंड अप्लाई किया, तो आज मरियम नवाज हमें वजीर आला नज़र आती है और ये आगे भी नज़र आएगी, क्योंकि हम फैमिली ओरिएंटेड लाइकिंग वाले लोग हैं। हम कहते हैं नवाज शरीफ नहीं तो उसका बेटी, बेटा, पोता, नवासा या कुछ आगे। सुने अब जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की, कि मैं नहीं कहता कि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कई दफ़ा कामयाब है ना, मैंने आपको कहा कि चाइना में भी यही है, रशिया में भी यही है, जापान में ये है, वो डिफरेंट है ना। उस लिहाज से हमारी प्रेसिडेंटशिप हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा वडेरा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है। आप अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइन होके चलते हैं तो हुकूमत रिदम में चलेगी। एस्टेब्लिशमेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये एस्टेब्लिश फिनोमेना नहीं है ना, ये तो हमारी एक कही हुई बात है, चलो प्रैक्टिकली है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है वो आपकी नजरियाती और आपकी जो सरहदी जो लिमिट्स हैं उन दोनों की हिफाजत है। तो आपका आर्टिकल 5 पे तहरीके इंसाफ के लर्नेड हमारे बानी ने जब ये तहरीके अदम एतमाद को फेल किया था, उन्होंने कहा ये सारे जो हैं गद्दार टोला है, तो लिहाजा मैं इनकी अदम एतमाद को नहीं एक्सेप्ट करता, टर्न डाउन किया था। आपका आर्टिकल 5 आपकी एस्टेब्लिशमेंट को ये पावर देता है कि अगर मुल्क में कोई खराबी हो रही है तो वो एडवाइस भी देंगे, वो शामिल भी होंगे साथ, और उनको शामिल रखना चाहिए। हमारे सियासतदान गलती कहाँ पे करते हैं हम भूल जाते हैं। आप क्या समझते हैं? या तो फिर आप टर्की वाला सिस्टम अडॉप्ट कर ले, वहाँ फौज को नुमाइंदगी दी जाती है बकायदा पार्लियामेंट में, तो ये कर ले ना। आप अमेरिका को ले लें, मुझे बताएं सदर बाइडन आके अचानक टीवी पे ऐलान कर देता है कि जी हमने अफगानिस्तान पे अटैक करना है। नो, वो 10 साल से प्लानिंग हो रही होती है, 10 साल से स्ट्रेटेजी बन रही होती है, वो पेपर ला के रखा जाता है सामने कि जी अब ये प्लान है, अब आप देख लें, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते थिंक टैंक होते हैं पूरे आपके, वो इदारा है पूरे मुल्क में, एक ही तो इदारा है भट्टी साहब जो अभी तक इदारे की शक्ल में मौजूद है। तो हमने इदारों को तबाह कर दिया, हमने सियासत की नजर कर दिया, अपनी नेपोटिज्म की नजर कर दिया, तो वो इदारा है। सियासतदानों को ये ऐनक उतार देनी चाहिए नशे वाली कि मैं अब वजीर आजम हूं तो मैं सब कुछ करूंगा। करें, जरूर करें, बहुत कुछ करें, नहीं या तो अपनी पार्टीज को एस्टेब्लिश करें। और वही आ जाता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको फेल किया गया थर्ड पार्टी लॉन्च करके। आज भी जरूरत है, मैं कहता हूँ बानी तरीके इंसाफ जेल में है, वो बार बार कहते हैं मैंने GHQ में राब्ता करना है, वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। कड़वा सच है कि ठीक है ताकत का मंबा वो है, लेकिन पॉलिटिकल सेटअप तो है ना, तो उसको देख के करे तो मुल्क को आगे लेके चले तो मुल्क चलेगा इंशाल्लाह। इस मुल्क में आज भी पोटेंशियल है, अभी भी ये सेटअप अगर 5 से 10 साल अनइंटरप्टेड चल जाए तो आपकी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। 10 साल आप चाहते हैं कि ये मौजूदा सेटअप चलता है, जिसके खिलाफ 45, 47, 48 लगा हुआ है, तो उसको किधर फेंके उठा के 45, 47, 48 लगा हुआ है। सर वो 45, 47 का वो नशा उतर जाएगा जिस दिन आपका ये फील्ड कोर्ट जनरल मार्शल पूरा हुआ। अभी इसमें लोग तो कह रहे हैं ना 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, महीने बाद, नो सर 3 महीने का, वो 9 महीने तक चला जाएगा, 12 महीने तक जाएगा। जूं वो रिटायर अफसर ऐड होते चले जाएंगे, फैक्ट सामने आते जाएंगे, क्योंकि इसके बाद देखे एक अपील का हक इदारे के अंदर है और एक अपील हाई कोर्ट में और एक सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये केस ऐसा तो नहीं है ना। उसके तो सिर्फ उसके पास है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास एक अपील है ना, एक अपील, वो उसके बाद फिर हाई कोर्ट है, वो तो रिट पिटीशन है, अपील राइट है, जो भी कह ले उसको रिट पिटीशन कह ले, लेकिन एक फोरम मौजूद है कि अगर उसमें इलीगैलिटीज हुई हैं तो थ्रू रिट इन्वोक करके आप चैलेंज कर सकते हैं, फिर उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 2 फोरम मौजूद हैं, अल्टीमेटली वो मौजूद है, तो उसका इंतजार करें, उसको देखें और दुआ करें कि वो जो भी हो इस मुल्क के लिए। इंतजार वो साथ साथ चलता रहेगा। जी क्या साहब, आप भी इसमें कि आप माशाल्लाह जब पढ़ते हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट है जो आप समझते हैं कि इसको ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए मुल्क के माशी इस्तेकाम के लिए, सियासी इस्तेकाम के लिए, ये टॉपिक जो है
वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको ज़्यादा फैलाया जा रहा है। अच्छा, हम जो पढ़ते हैं ना वो तो सारा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का ही होता है, चेंज है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल बात करें तो उस वो एक अलग एस्पेक्ट है। वैसे आपकी मैं स्टडी के हवाले से कह रहा हूँ कि वहाँ भी ऐसे सब्जेक्ट है जो माशी तौर पे आपको आ रहा है, पब्लिक लॉ इन जनरल होगा, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा ये हमारा पाकिस्तान। नहीं है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो अनकॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो कस्टम्स हैं। हाँ जी, लेकिन वो अनकॉडिफाइड होने के बावजूद हमसे बहुत बेहतर है यूके का। जो उनके अंदर रूल ऑफ लॉ है, लेकिन उससे ऊपर एक और चीज़ भी है जो जिसको हम रेक्स और रेजाइना भी कहते हैं, किंग या क्वीन। अभी किंग है, देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ उधर भी नहीं है प्रॉपरली, जिस तरह हम कहते हैं हमारे मुल्क में नहीं है। रेसिज्म देख लें, जैसे आवाज बच्चों को मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, लेकिन मैं स्टैबिंग हो रही है जैसे गवर्नमेंट के तौर पे बात कर रहा हूँ कि जैसे उधर जो गवर्नमेंट है, कहते तो हैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उस ऊपर एक और आता है किंग या क्वीन। रूल ऑफ लॉ उधर भी नहीं है, इतना नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उधर अब्यूज़ नहीं हो रहा, इधर अब्यूज़ बहुत होता है। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है या जो भी है रूल ऑफ लॉ के ऊपर, इधर वो उस चीज़ को, उस पावर को अब्यूज़ किया जाता है, जबकि वहाँ पर अब्यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है, उस पावर को अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से। यूएसए में देख लें, प्रैक्टिकली तो ज़ाहिर है कि हम वहाँ जाके इस तरह से उसको नहीं एग्जामिन कर सकते, ये आइडियोलॉजिकल बात हो रही है। जी, कह सकते हैं कि थ्योरेटिकली बात है, यानी कि किताबी बात है, लेकिन किताबी बात में ही फ़र्क काफ़ी आता है इसमें। तो वो आप समझते हैं कि इस तरह से जो उनका सिस्टम है, यानी कोई एक बड़ा ज़रूर होना चाहिए, हम क्योंकि उससे शाही खानदान बड़ा इतिहास, कौन शाही खानदान, किंग, वो जो किंग किंग चार्ल्स, वो सेरेमोनियल है, लेकिन उनका आपने जो बात की कि अनकोडिफाइड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही उनकी ताकत है। उधर हम प्रोज एंड कॉन्स और जो डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं, उसमें यही बात है कि बाकी ममालिक में देख लें, इंडिया की एग्जांपल दी जाती है जहाँ पे कोडिफाइड है, यानी रिटन फॉर्म में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उनसे कई दर्जे बेहतर है यूएसए, यूके, और दो मुल्क और हैं, एक है न्यूजीलैंड और एक है इसराइल। इनके पास कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन ये फिर भी वो ममालिक जिनके पास एक रिटन फॉर्म में पड़ा भी हुआ है कि हमने मुल्क कैसे चलाना है, लेकिन हम फिर भी उनकी मुकाबला तो कर ही नहीं सकते। उन्होंने अपना मॉरलिटी लेवल इस लेवल पे रखा हुआ है, तो उसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाते हैं। इसराइल के, अगर न्यूजीलैंड की बात करते हैं, बरतानिया में तो खैर अब बहुत डिस्टर्बेंस हो गई है, पता नहीं आगे जाके क्या होता है, लेकिन उनकी भी क्या कहना चाहिए, आवाम की राय उसकी अहमियत थी और अभी तक भी है। अब उसको अगर वो रहती है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उनकी रहती है, फिर तो ठीक है, वरना जो आजकल ये वाफरा तफरी वहाँ भी है, अल्लाह बेहतरी करे कि उसको। जी शाह फाइनल हम कंक्लूड करते हुए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने इनको शजर से उम्मीदें बाहर रख, यानी ना उम्मीदी नहीं देंगे आने वाली यंग जनरेशन को। पोटेंशियल कंट्री है, इस मुल्क में बहुत जान है। आज भी अगर इधर हुक्मरानी जो कानून की है वो चल पड़े तो ये मुल्क चल पड़ेगा। आज भी हम बहुत बेहतर हैं। आज भी आप ये गौर करें भट्टी साहब के 1.5 साल से जिस डॉलर को प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ये 500 का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कुछ हमारे सियासतदान ना बददवाइया तरीके से दावे करते हैं, यानी एक तो होता है ना वैसे कहना, एक बददवाइया दावे। आप देखना पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, आप देखना डॉलर 1000 रुपये का हो जाएगा, आप देखना लोग सड़कों पे कत्ल करेंगे। यानी वो ये नहीं बता रहे कि बेसिस ये अपनी बद्दुआ वो दे रहे हैं बेसिकली। क्यों कि अगर हम इक़्तिदार में नहीं हैं तो अब ये मुल्क ही तबाह हो जाए। तो उस सोच को ख़त्म करना चाहिए, ठंडे मिजाज की सोच से चलना चाहिए, मैं में से निकलना चाहिए और हम में जाना चाहिए। बड़ी मेहरबानी आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया सर। आपका शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया। पहले भी आते रहते हैं सर, आपका शुक्रिया सर। बड़ी मेहरबानी साहब, आप भी माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए, आइंदा भी इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे ज़िंदगी में भी। बहुत ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतर आरा ले सकें और आप तक पहुँचा सकें और ख़ुद भी दे सकें। ये मुल्क माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको बहुत ही नवाज़शात बहुत है इस मुल्क पे। हमारे पास मिनरल्स, हमारे पास एग्रीकल्चर इतना फील्ड है, हमारे पास एक इतनी मजबूत फ़ौज है, इतने यंग लोग हैं जो मुल्क की भी खिदमत कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं अपनी सलाहियतों का। तो इंशाल्लाह ये मुल्क किसी से पीछे नहीं है और इंशाल्लाह ये तरक्की करेगा। और मेहरबानी, आइंदा किसी और प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। थैंक यू।